Hello everyone, this is part 5 of class 10th history chapter 2 Nationalism in India, the Salt March and the Civil Disobedience Movement। तो देखो महात्मा गांधी को ना सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल की तरह मिल गया था जो कि पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है। तो फाइनली 31 जनवरी 1930 को ना इन्होंने महात्मा गांधी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें वो 11 डिमांड्स लिखते हैं। तो इनमें से कुछ जो डिमांड्स थी वो तो जनरल इंटरेस्ट की थी, मतलब सभी के इंटरेस्ट की थी, लेकिन कुछ डिमांड्स जो थी वो अलग अलग क्लासेस के लेकर स्पेसिफिक डिमांड्स थी। इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक इस तरह अलग अलग क्लासेस की स्पेसिफिक डिमांड्स थी। तो इन आइडिया डिमांड्स को अलग अलग वाइड रेंजिंग बनाने का आइडिया क्या था कि सभी क्लासेस जो इंडियन सोसाइटी की है ना वो इन सभी डिमांड से जुड़ के देख सके और सभी के सभी को एक यूनाइटेड कैंपेन के अंदर लाया जा सके ताकि सभी की डिमांड्स एक तरह से पूरी हो जाए। तो देखो इनमें से सबसे जो खास डिमांड थी वो थी कि सॉल्ट टैक्स को आप अबॉलिश कर दो। ये वाली डिमांड सबसे खास थी क्योंकि सॉल्ट देखो ऐसी चीज है जिसको रिच भी और पुअर भी दोनों साथ में यूज करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल आइटम्स है फूड के लिए। एक बहुत एसेंशियल फूड आइटम है। तो जो टैक्स है ना सॉल्ट पे और जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सॉल्ट की प्रोडक्शन पे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश रूल का ना ये बहुत ज्यादा ओप्रेसिव फेस दिखाता है, मतलब दमन करता है, ये लोगों का शोषण करने वाला फेस दिखाता है कि सॉल्ट को टैक्स फ्री होना चाहिए। तो महात्मा गांधी का लेटर एक तरह से ना अल्टीमेटम की तरह था। अगर डिमांड्स को 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किया गया तो लेटर बताता था कि कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगा। तो देखो वाइसरॉय इरविन जो थे वो तो नेगोशिएट करना नहीं चाहते थे, वो इन डिमांड्स को मानना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने 78 अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। तो ये मार्च जो था मतलब चल के जाना था ना, तो सॉल्ट मार्च जो था 240 माइल्स का था। गांधी जी का आश्रम था ना जो साबरमती से, उसमें उधर से लेकर जो गुजरात का कोस्टल टाउन दांडी है उधर तक चलना था इसमें। तो वॉलंटियर्स जो है 24 डेज के लिए चले और लगभग हर दिन वो 10 माइल्स चलते थे, 10 माइल्स। तो हजारों लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए भी आते थे, जहां पर भी वो रुक जाते थे तो लोगों को वो बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है। और वो रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को नकारना शुरू कर दो पीसफुली। तो 6 अप्रैल को ना 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए और उन्होंने ये जो लॉ था ना इसको वायलेट कर दिया। सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, इस तरह से उन्होंने इस लॉ को वायलेट कर दिया। तो ये एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग है। तो ये मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग क्यों था? देखो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो कह रहे थे कि कोऑपरेट नहीं करना, लेकिन इसमें सिर्फ कोऑपरेशन को ही मना नहीं किया, इसमें साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो कॉलोनियल लॉज है ना उनको भी तोड़ दो। नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना, बॉयकॉट कर दो, ये सब था, इसमें अब लॉज तोड़ने की भी कह दिया गया है। तो हजारों लोग जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, सॉल्ट बनाया और साथ ही साथ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रदर्शन भी किया। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट फैलने लगा ना, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करने लग गए लोग, लिकर शॉप्स भी पिकेट हो गई, मतलब लोगों ने उनकी एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए, इस तरह से उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशंस की। पीजेंट्स ने भी रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और कई एरियाज पर फॉरेस्ट पीपल ने ना फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट कर दिया। वो रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे वुड को कलेक्ट करने के लिए या फिर अपनी कैटल को ग्रेजिंग कराने के लिए। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स होने लग गई थी ना, मतलब जो कब सब होने लग गया था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ना इसके साथ साथ देखो विरोध के तौर पर कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करने लग गई थी। तो इसके कारण कई प्लेसेस पर वायलेंट क्लैशेस होने लग गए थे, मतलब लड़ाई होने लग गई थी। तो अब्दुल गफार खान ना ये एक डिवोटी थे, वो डिसेबल थे, मतलब शिष्य थे महात्मा गांधी के। तो इनको ना अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो गुस्साया हुआ क्राउड था ना उन्होंने पेशावर की स्ट्रीट्स पर प्रदर्शन भी किया, आर्मर्ड कार्स या फिर पुलिस फायरिंग थी, इनसे भी वो ये भी उनको झेलना पड़ा था। तो कई लोग मारे गए थे। और इसके एक महीने बाद ही देखो, एक मंथ के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ना, इन्होंने पुलिस पोस्ट पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर, लॉ कोर्ट्स पर और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया, उन सभी स्ट्रक्चर्स पर अटैक कर दिया जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते हैं। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट भी अब इससे गुस्सा हो गई, तो उन्होंने भी बहुत ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब लोगों पर बहुत मारपीट इस तरह की चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो और पीसफुल सत्याग्रही पर भी सत्याग्रही जो होते थे उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, विमेन और बच्चों को मारने लगे। और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में ना महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो कॉल ऑफ कर लेंगे, मतलब मूवमेंट को बंद कर देंगे। और फिर वो एक पैक्ट में चले गए इरविन के साथ 5 मार्च 1931 में। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, इससे गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होनी थी ना उसमें
पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कंसेंट दे दिया। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी इसको कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था, लेकिन अब जो होनी है उस लंदन में उसको गांधी जी का कंसेंट मिल गया इस पैक्ट के थ्रू। और गवर्नमेंट, और साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट ने भी एग्री कर दिया कि जो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमने पकड़े हैं ना इसको हम रिलीज कर देंगे। तो दिसंबर 1931 में ना गांधी जी जो है वो लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लेकिन जो नेगोशिएशंस थी ना वो सही नहीं हो पाई, तो फिर गांधी जी नाराज ही वापस आ गए, निराश वापस आ गए। तो इंडिया में जब वो आए उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने एक अलग तरह का रिप्रेशन शुरू कर दिया है। गफार खान, जवाहरलाल नेहरू अब दोनों ही जेल में हैं। तो कांग्रेस को भी अब इलीगल डिक्लेयर कर दिया और कई मेजर्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, बाइकआउट्स इन सबको रोका जा सके। तो देखो गांधी जी शंकित तो थे, गांधी जी भी श्योर नहीं थे, लेकिन फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो लगभग एक साल तक ये मूवमेंट तो सही से चला, लेकिन 1934 में हल्का पड़ गया, अपना मोमेंटम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने खो दिया। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। थैंक यू।